एवरीवन, वेलकम टू दिस वंडरफुल साइंस चैनल जहाँ पे हम साइंस से रिलेटेड सारी वीडियोस कर रहे हैं। और अभी एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी का। ग्रुप डी के अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनको हम एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन टॉपिक के माध्यम से या जो टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनके बेसिस पे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ। और ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है जो आपकी एग्जाम से लेके यानी कि 26 तारीख से लेके आपकी 16 जनवरी तक चलेगी। इस सीरीज के अंदर हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आज क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो डीएनए के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी जो ह्यूमन डिजीज होती हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम इट विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आए हैं और बोन्स के ऊपर यानी कि जो हड्डियां होती हैं इंसान के अंदर उन हड्डियों के संख्या और उन हड्डियों के नंबर और साथ में उनसे रिलेटेड कुछ कुछ पर्टिकुलर हड्डियों के बारे में भी आपसे पूछा गया यानी कि उनके नाम पूछे गए हैं। तो उसी रिस्पेक्ट में आज का सेशन है 20 क्वेश्चन, सुपर फास्ट सीरीज है ये, जो कि आपकी और भी टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी आएगी जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज के क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, याद रखिए डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है। न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। जब हम डीएनए की बात करते हैं तो हमारे डीएनए में शुगर की एक बैकबोन होती है, फॉस्फेट जो कि PO4 माइनस के फॉर्म में मौजूद होता है, और इसी माइनस की वजह से डीएनए जो है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है। अपार्ट फ्रॉम इट हमारे पास होते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर जिनको हम एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दो चीजें होती हैं। जब हमने टाइड वर्ड इस्तेमाल किया तो इसका मतलब हम पूरे इस डीएनए के कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन के बेस पेयर्स, शुगर और फॉस्फेट बैकबोन होगी, यानी कि टोटल डीएनए की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा याद रख लीजिए न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोसाइड जिसके अंदर हम फॉस्फेट ग्रुप को बाहर निकाल देते हैं और शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर की बात करते हैं। याद रहेगा, न्यूक्लियोटाइड इज जब हमने नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट तीनों चीजों की बात की है। जैसे कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोसाइड है जहाँ पे हमने जो हमारा जो फॉस्फेट है उसको हमने बाहर निकाल दिया है, और न्यूक्लियोटाइड जहाँ पे हमने फॉस्फेट को ऐड कर दिया है। साइड और टाइड ऐसे करके याद रखिए, जब हमने साइड बोला तो फॉस्फेट साइड कर दिया हमने, ठीक है, जो कि न्यूक्लियोटाइड से डिफरेंट है। ये सब डीएनए के बेस पेयर की बात हो रही है जहाँ पे शुगर का बैकबोन ये है जिससे कि हमारा जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है वो जुड़ा हुआ होता है थाइमिन, एडेनाइन के साथ, ग्वानिन, साइटोसिन के साथ, और एक फॉस्फेट ग्रुप है जो इसी शुगर के साथ यहाँ पे एड ऑन होता है। तो ये शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है, साथ में आपके बेस पेयर जो नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तो याद रखिएगा साइड और टाइड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। Our skin becomes dark as soon as exposed to sunlight. सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा काली हो जाती है। ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो मेलानिन करके याद रखिए। मेलानिन दो चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। मेलानिन हमारी स्किन के कलर के लिए जिम्मेदार होता है। हमारी त्वचा गहरी कलर की है, डार्क कलर की है, लाइट कलर की है। व्हाइटिश पीपल हैं, डार्क पीपल हैं, हम लोग व्हीटिश पीपल होते हैं। तो हमारी त्वचा जो है वो मेलानिन की वजह से स्किन का कलर दिखाती है। यहाँ पे एक वर्ड और आता है जिसके साथ जनरली हम कंफ्यूज कर जाते हैं, वो है मेलाटोनिन, ठीक है। मेलानिन और मेलेटोनिन दोनों अलग चीजें हैं। मेलानिन स्किन के कलर के लिए होती है, जबकि मेलेटोनिन जो है वो आपकी स्लीपिंग साइकिल है, ठीक है। मेलेटोनिन जो है वो आपकी स्लीपिंग साइकिल को बोला जाता है, जो आपकी पीनियल ग्लैंड से रिलीज होती है, और ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर जैविक घड़ी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो अगर रात हो रही है और हमें सोना है, ये इंस्ट्रक्शन हमें हमारे मेलेटोनिन के सिक्रीशन की वजह से होता है, जो कि पीनियल ग्लैंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है इसको, राइट। फॉर हाउ लॉन्ग डज द सेंसेशन ऑफ साउंड persist in our human brain। जब हम किसी भी आवाज को सुनते हैं वो आवाज कितनी देर तक हमारे कानों में रहती है, या वो साउंड कितने देर तक आपके ब्रेन में पहुंचने पर भी रहती है, तो आपको याद रखना है 0.1 सेकेंड करके याद रखिए। 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड वो टाइम है जिस टाइम पे हमारी जो साउंड है ना वो हमारे कानों में गूंजती है, जो भी कुछ बोला जा रहा है। 1/10 या 0.1 सेकेंड भी बोल सकते हैं।
डैश कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस सच एज कफिंग, स्नीजिंग। इनवॉलेंट्री क्या होती हैं? आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक, अनैच्छिक मतलब जो आपकी इच्छा से नहीं हो रही हैं, आपकी वॉलेंट्री से नहीं हो रही हैं, आपकी मर्जी से नहीं हो रही हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएं क्या हो गई? सलाइवा है, आपने सलाइवा कितना प्रोड्यूस हो रहा है, आप खांस रहे हो, छींक रहे हो, आपकी ये सारी की सारी जो है वो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। उसके अलावा आपकी हार्ट बीट है, आपका खाना पचने का जो प्रोसेस है, आपकी सांस लेने की जो प्रक्रिया है, ये सब इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं। अगर हम स्पेसिफिकली कफिंग या स्नीजिंग या यॉर्निंग बोलते हैं, अगर आपको उबासी भी आती है ना, तो ये सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है? आपका मेडुला कंट्रोल करता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगटा। मेडुला की लोकेशन देख लीजिए, ये मेडुला की लोकेशन है, ठीक है, ये पॉन्स की लोकेशन है, और यहाँ पे हमारा मिड ब्रेन जो है वो लोकेटेड होता है, और मेडुला जो है वो हमारे हिंड ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है, मेडुला हमारे हिंड ब्रेन का हिस्सा है, यानी कि पश्च मस्तिष्क का भाग इसको कहा जाता है मेडुला ऑब्लोंगटा। तो कफिंग, स्नीजिंग एंड योनिंग जो है वो मेडुला ऑब्लोंगटा के हवाले से आपकी पूरी चलती है, बराबर। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग दी फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में इन्फेक्शन नहीं होगी, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, हमारा शरीर जो है वो कंपैरेटिवली बॉडी जो है वो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करेगा, वायरस और बैक्टीरिया से लड़ेगा, अगर आप अपने शरीर को विटामिन सी दे रहे हो। लेकिन 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 एक चीज याद रखनी है कि विटामिन सी जो है वो एनर्जी टेकर होता है, यानी कि विटामिन सी अगर आप खाते हो तो वो आपके शरीर से शुगर बहुत ज्यादा लेता है। तो कभी भी खाली पेट विटामिन सी नहीं खाना है, कभी भी विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है, और उसके बाद जरूर से आपने कुछ खाना है। विटामिन सी जो है अगर आप कंज्यूम करते हो और उसके बाद कुछ खाते नहीं हो, तो वो आपके शरीर के शुगर को ले लेता है, जिससे आपका बीपी, शुगर कम होगी तो शरीर का जो बीपी है ना उसमें फ्लक्चुएशंस आएंगे, एंड इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। तो विटामिन सी शुगर के साथ रिलेट करता है। विटामिन सी जब खाया, और शुगर मैंने बोला तो मतलब ग्लूकोज, शरीर को स्टार्विंग पोजीशन पे नहीं रखना है। विटामिन सी आपके शरीर के लिए तभी फायदा है जब आपने स्टार्च जो है वो लिया है या कार्बोहाइड्रेट लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको सुबह मॉर्निंग में उठ के गर्म पानी के अंदर नींबू डालने को बोला जाता है, तो साथ में आपको शहद भी बोला जाता है, राइट, कि आप शहद भी ऐड करिए। तो शहद जो है ना वो आपके शरीर की जो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाल ही में एक एक्ट्रेस हैं जिनका डेथ भी हुआ था, जिन्होंने विटामिन सी आईवी के माध्यम से, यानी कि इंट्रावीनस तरीके से ले लिया था, बहुत ज्यादा उन्होंने उसको ले लिया था डॉक्टर की सलाह के बिना, इसीलिए उनकी डेथ हो गई थी यहाँ पे। तो ये याद रखिएगा। 148 टोटल एनिमल स्टडी जो हुई थी उसमें ये बताया गया था कि विटामिन सी आपको किसी भी जो इन्फेक्शन है उससे बचा सकता है, पर ध्यान रखिए शुगर उसके साथ आपको लेनी है। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में मौजूद है लेकिन मेढक में अनुपस्थित है? मेढक में नहीं पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। उसके अलावा एड्रिनल, थायराइड और पेनक्रियास जो है वो मौजूद रहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड याद रखिए। सिकल सेल अनीमिया, द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द चेंज इन केमिकल नेचर। सिकल सेल अनीमिया नाम की बीमारी होती है। अनीमिया क्या होता है? अरक्तता जिसे बोला जाता है। जब खून के अंदर अरक्तता, ठीक है, जब खून के अंदर क्या है, आपका शरीर में खून नहीं बन रहा है ना। और सिकल सेल अनीमिया स्पेशली तब है जब हमारे आरबीसीज जो कि बाइकॉनकेव यानी कि उभयाभ तल शेप के होते हैं, और बीटा चेन एल हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की वजह से, बीटा सेल की वजह से इनकी शेप कैसी हो जाती है? सिकल यानी कि हसिया आकार की। हीमोग्लोबिन कई रीजंस की वजह से, सिकल सेल अनीमिया हीमोग्लोबिन की कई कमियों की वजह से होता है। अनीमिया के बहुत सारे रीजन हैं। अनीमिया आपके शरीर में तब होगा जब आयरन मौजूद नहीं है, आयरन आ रहा है तो हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, हीमोग्लोबिन बन रहा है तो आरबीसीज नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रही है, बोन मैरो, तो ये सब अनीमिया का कारण है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली सिकल सेल अनीमिया पूछा जाता है तो सिकल सेल अनीमिया जो है वो बीटा चेन हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। अब ये हीमोग्लोबिन की बीटा चेन क्या होता है हमें तो पता ही नहीं है। तो याद रखिए कि हीमोग्लोबिन जिसके बीच में सेंटर में आयरन होता है और ये चार एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको टेट्राहाइड्रल बोलते हैं, ये मिलके आपका एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसमें ये वाली जो चेन है उसको हम अल्फा चेन और अल्फा डैश बोलते हैं, इसको हम बीटा और बीटा चेन बोलते हैं।
ये 161 अमीनो एसिड और 164 अमीनो एसिड की चेन होती है ये, जहाँ पे जो बीटा सेल्स हैं या बीटा चेन है, अगर वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, वो खराब हो जाती है, तो सिकल सेल अनीमिया की बीमारी हो जाती है। ठीक है, फिर सिकल सेल अनीमिया का डिजीज होगा। और बीटा चेन याद रखिएगा, ये डिसऑर्डर बीटा चेन की खराबी की वजह से होता है। और इसमें जैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, आपके डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन कुछ इस प्रकार के नजर आते हैं, और ये हीमोग्लोबिन इस तरीके के जो आरबीसीज होंगे सिकल शेप, ये ब्लॉक कर देते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं आर्टरीज या वेन्स को भी, जिसकी वजह से पर्सन की इमीडिएट डेथ भी हो सकती है, और बाकी बॉडी में ऑक्सीजन की स्टार्वेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, याद रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम नंबर 11 की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये भी याद रखना है यहाँ पे। क्रोमोसोम नंबर 11 HBB, राइट, HBB जो है ये पूरी सिचुएशन को बोला जाता है HBB करके। ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज के टूटने को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। वर्ड्स याद रखिएगा, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कहाँ पे होती है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ये इससे पहले वाली वीडियो में भी था, ग्लूकोज जो है वो टूटता है पायरुविक एसिड के अंदर, पायरुविक अम्ल के अंदर, ये एक्टिविटी होती है साइटोप्लाज्म में। और पायरुविक एसिड टूटता है इनटू दी CO2 प्लस ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एज सिंपल एज दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म जो आपको लर्न करनी है। तो साइटोप्लाज्म करके याद रखिए, ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। प्लांट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, कौन से, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा जो है वो प्लांट किंगडम का क्या कहा जाता है, एम्फीबियन कहा जाता है। ठीक है, उभयचर। डैश इज पार्ट ऑफ ब्लड दैट कंटेन्स 92% वाटर, रिमेनिंग 8% जो है उसमें प्रोटीन, मिनरल, हार्मोन, एंजाइम्स होते हैं। ये किस भाग को कहा जाता है, हमारे रक्त का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें 92% पानी होता है और 8% प्रोटीन होता है। तो सिंपल याद रखिए, प्लाज्मा जो होता है, हमारा खून दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ये सारी चीजें जिनको हमने बोला फॉर्म्ड सेल या संगठित कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। ये कोशिकाएं तीन प्रकार में विभाजित की जाती हैं, आरबीसी, व्हाइट, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स, और एक हो गया प्लाज्मा। तो फॉर्म्ड सेल प्लस प्लाज्मा, यानी कि ये आपका बनाता है 55%, प्लाज्मा का परसेंटेज 55 है और फॉर्म्ड सेल का परसेंटेज 45 है। तो आंसर आपको प्लाज्मा देना है। पानी, जिस पानी में जिस लिक्विड में हमारे सॉलिड यानी कि जो सेल्स हैं वो घूमते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स घूमते हैं, तैरते हैं, उसकी पूरी कॉम्पोजिशन की बात हो रही है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड सेल। ह्यूमन ब्लड का डिटेल वीडियो आपके पास आएगा। किस रक्त वाहिकाओं में सबसे छोटा व्यास होता है, ब्लड वेसल हैविंग द स्मॉलेस्ट डायमीटर, स्मॉलेस्ट डायमीटर इन तीनों जो आपका खून है वो बह रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, जो कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज कही जाती हैं। और सबसे कम व्यास यानी कि डायमीटर किसका होता है, कैपिलरीज या कोशिकाओं का। निम्न केशिकाओं का, केशिकाएं, निम्न में से कौन वायु जनित रोग है, आपकी इसमें से कैसी कौन सी बीमारी है जो एयरबॉर्न डिजीज है। तो मीजल्स याद रखें, खसरा को हम एयरबॉर्न डिजीज कहते हैं, जबकि टाइफाइड और पिंक आईज, टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफाई नाम के बैक्टीरिया के द्वारा, और पिंक आई कंजक्टिवाइटिस को बोला जाता है जो बैक्टीरियल बीमारी है। 1982 में ह्यूमिलिन नाम का एक इंसुलिन ड्रग जो है वो बनाया गया था, जो कि डायबिटीज के लिए बनाया गया था पहली बार। ये कौन से साइंटिस्ट के लिए, कौन से साइंटिस्ट ने बनाया था, देखिए डायबिटीज से रिलेटेड जो ह्यूमिलिन नाम का इंजेक्शन है, या जो इंजेक्शन गाय की और सुअर के पेनक्रियास से निर्मित इसको किया गया था, इसको ह्यूमिलिन नाम दिया गया था। और बेंटिंग और बेस्ट नाम के दो वैज्ञानिक याद रखिए। डायबिटीज जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को अभी प्रभावित कर रहा है, ये आपको यहाँ पे समझना होगा। इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में यहाँ पे समझते हैं कि जब भी मैं आपसे ह्यूमिलिन या 1982 में ह्यूमिलिन की बात कर रही हूँ, डायबिटीज इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा फैल रहा है। लगभग इंडिया के अंदर 100 मिलियन लोग डायबिटिक हैं, मतलब 10 करोड़ हो गया, 10 करोड़ लोग भारत में आज डायबिटिक हैं, और 136 मिलियन, 13 करोड़ से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं। अगर ये दोनों डेटा मिला दें तो आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर लगभग जो है 26 करोड़, उधर से 26 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो डायबिटीज से प्रभावित होंगे, राइट। सो दिस इज अ वेरी मेजर कंसर्न इन इंडिया। पॉपुलेशन की बात करें तो 35% पॉपुलेशन को इंडिया में आज हाइपरटेंशन की सिचुएशन है, बीपी की समस्या है। अगर हम बात करते हैं
28% इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनको जनरलाइज्ड ओबेसिटी है, यानी कि मोटापा है, जनरलाइज्ड मोटापा है, तो दिस इज वर्स्ट। और ह्यूमेलिन जो है ये एक इंजेक्शन के रूप में, जो इंसुलिन इंजेक्शन कहा जाता है, इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट दो तरीके की डायबिटीज होती है। तो इंसुलिन जो है वो हमारे पैनक्रियाज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हमारे पैनक्रियाज जो होते हैं वो इंसुलिन को तभी रिलीज करते हैं जब खून में जो मात्रा है ग्लूकोज की वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड याद रखना। और बेंटिंग बेस्ट याद रखिएगा, इनको इसके लिए नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। इनमें से कौन सा लिवर का फंक्शन नहीं है, तो याद रखिए लिवर ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। रिप्रोडक्शन में लिवर का कोई रोल नहीं होता है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड, जो हमारे पसीने वाली ग्रंथि होती हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे मौजूद होती हैं, हमारी हाथ की हथेली पे। हार्ट इज मेड अप ऑफ, हृदय हमारा किस चीज से बना होता है, तो ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, कार्डिक मसल याद रखिए। हृदय को, हार्ट को हम कार्डिक नाम से भी जानते हैं, उस फॉर्मेट में भी इस क्वेश्चन को याद रखिए। विच डिफेक्ट इन ह्यूमन आई अराइजेस ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन स्फेरिकल शेप ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया हमारे आंख के बिल्कुल पहले हिस्से को बोलते हैं, और कॉर्निया आंख में स्क्लीरा से बना होता है, पीछे एक लेयर होती है जिसको स्क्लीरा बोलते हैं, स्क्लीरा, ठीक है। स्क्लीरा यानी कि श्वेत पटल, इसको श्वेत पटल के नाम से जानते हैं, व्हाइट कलर की होती है ये। और इसी स्क्लीरा का 1/6 भाग हमारे आगे की तरफ क्या बनाता है, कॉर्निया। कॉर्निया रक्त, आंखों में हम दान जब करते हैं तो कॉर्निया को दान करते हैं, कॉर्निया में रक्त वाहिकाएं नहीं मौजूद होती हैं, इसीलिए कॉर्निया को दान में दिया जाता है। और याद रखिए एस्टिग्मेटिज्म नाम की जो बीमारी है, दृष्टि वैषम्य, वो कॉर्निया की शेप के खराब होने से ही होती है। एस्टिग्मेटिज्म में खड़ी वस्तुएं, यानी कि जो आपकी सिलेंड्रिकल चीजें हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि घड़ी की सुई दिखाई नहीं देती है, और सिलेंड्रिकल लेंस इसमें इस्तेमाल करना होता है। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, विटामिन की लिस्ट है ये। तो कैल्सीफेरॉल जो है वो कौन से विटामिन को बोलते हैं, विटामिन डी को बोलते हैं। रेटिनॉल विटामिन ए को बोला जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं, और टोकोफेरॉल विटामिन ई को। नाउ सिंपली आपको करना क्या है, आपको ये सारे नाम एग्जैक्टली लर्न होने चाहिए विटामिन के। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन, विटामिन बी1, विटामिन बी1 इज थायमिन, बी2 राइबोफ्लेविन, बी3 नियासिन, बी5 पेंटोथोनिक एसिड, बी6 स्पायरोडॉक्सिन, बी7 बायोटिन, बी9 फॉलिक एसिड, बी12 साइनोकोबालामीन, और विटामिन सी जो है वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। विटामिन आपको टिप्स पे लर्न करना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टिन्यूएशन या कॉन्टिन्यूअस कनेक्शन विद, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि न्यूक्लियस की जो झिल्ली होती है वो आगे कंटिन्यू किसमें होती है, ईआर में। राइट, ये आपके एसईआर और ईआर जो होता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। वैसे तो इसके क्वेश्चन में आपको ईआर ही ऑप्शन आता है, अगर एसईआर और ईआर दोनों दिए होते हैं, आरईआर, तो आपको आंसर जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करना है। तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, और ये जो आपकी वॉल नजर आ रही है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है, और वो न्यूक्लियस की वॉल से ही निकलती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वॉल से निकलती है। व्हाट इज ब्लड प्रेशर, है ना, सुना है, हर दिन सुनते हैं। लैंग्वेज, कॉमन जनरलाइज लैंग्वेज भी है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना, बढ़ जाएगा, कम खाना है, नमक कम खाना नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको नमक और मसाले की चीजें नहीं ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज ब्लड प्रेशर, इट इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द ब्लड एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ट्स पंपिंग फंक्शन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्टेरियल वॉल्स। जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनके ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और हमारा हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, उन दोनों की जो रेशियो है वही आपका ब्लड प्रेशर जो है वो क्रिएट करती है। आई होप चीजें क्लियर हैं, समझ आ गई हैं। डिटेल वीडियो ऑफ फ्यू टॉपिक्स आपके एग्जाम इसी चैनल पे आगे आने वाले हैं, जैसे ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन हार्ट, स्केलेटन सिस्टम का पूरा, हमारी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ह्यूमन आईज, ह्यूमन ईयर्स, ये सारे टॉपिक आपके इसी चैनल पे आएंगे। जो टॉपिक एग्जाम में पूछा जा रहा है उसकी सेम डे वीडियो भी आपकी आना इस वीकेंड से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब संडे ऑनवर्ड्स आपकी सेम डे पे। अगर कोई आज फर्स्ट हाफ में कोई भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसी टॉपिक पे शाम को वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, कोई वीडियो अपलोड हुआ है यानी कि वो इंपॉर्टेंट है एसएससी के रेलवे के परव्यू में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। डिटेल पीडीएफ भी आपकी अपलोड हो जाएगी, 50 क्वेश्चन की पीडीएफ अपलोड होगी, रिवाइज करना एग्जाम के लिए जरूरी होगा। थैंक यू सो मच।